आप सभी वक्ताओं को प्रणाम। और हमारा ये जो कार्यक्रम है ये खालसा कॉलेज के वेब जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग के एलुमनाइज ने एक समूह बनाया। जब ये दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हुआ तो सब अपने अपने कमरों में बंद, तो उसमें संवाद की स्थिति बनती रहे और आसपास का जो एक नकारात्मक एक जो दबाव था उससे कहीं ना कहीं निकलने की ऊर्जा मिलती रहे। इसके लिए ये समूह जो है वो बराबर प्रतिदिन कोई ना किसी न किसी विषय पर बात करता है और कोशिश ये करता है कि इससे, इन संवादों से, इस बुरे समय से निकलने की हमें ताकत मिले। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, मुझे आ रही है, आ रही आवाज आपकी आ रही है। जी जी जी। तो आज का जो विषय जो है वो हमें बड़ा बहुत समय से हमारे विद्यार्थी ने सुझाया कि मैम इस विषय पर बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितना समय नकारात्मक होता है उतना ही, चाहे साहित्य हो और हास्य व्यंग की जो भूमिका है वह उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाती है। तो आज हमारे साथ में दो ऐसे व्यंग्यकार उपस्थित हैं जो इस समय हिंदी साहित्य में अपना लेखन तो चला ही रहे हैं, दोनों ही अध्यापन से जुड़े हुए हैं, दोनों ही पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और दोनों ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विसंगतियों पर अपनी गहरी पैनी पकड़ पर रखे हुए हैं। प्रेम जन्मेजय सर व्यंग्य विधा को समर्पित लेखक हैं और जैसे मैंने कहा, सामाजिक आर्थिक विसंगतियां हैं उस पर प्रहार करने से आप चूकते नहीं। आप महत्वपूर्ण पत्रिका व्यंग्य यात्रा के संपादक हैं और बेशर्मेव जयते, मैं कोई झूठ बोल लिया आदि आपके इतने महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, व्यंग्य की पुस्तकें हैं। इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी आपने साहित्य, आलोचना, समीक्षा, नाटक, इन सब पर आपने अपनी लेखनी चलाई है और आप कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी से आप सेवानिवृत्त हुए। आपने दुनिया भर के तमाम देशों में हिंदी अध्यापन द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया। आपका स्वागत है। आपको मैं सम्मान की मैं बात करना चाहूंगी, व्यंग्य श्री सम्मान, कमल गोयनका व्यंग्य भूषण सम्मान, अट्टहास सम्मान, साहित्यकार सम्मान, बहुत लंबी एक श्रृंखला है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में हमारे दूसरे जो आज अतिथि हैं वे भी अत्यंत चर्चित व्यंग्यकार और आलोचक हैं। समकालीन अभिव्यक्ति पत्रिका के आप सह संपादक हैं और अनेक विशेषांक आपने निकाले हैं, जिसमें पिताजी के समग्र साहित्य पर गत वर्ष आपने 15 अगस्त को जो पिताजी का जन्म दिवस होता है उस पर आपने विशेषांक पिताजी के साहित्य पे निकाला। युधिष्ठिर का कुत्ता आपका अत्यंत चर्चित व्यंग्य संग्रह है, जो 2 वर्ष पूर्व कोरोना से पहले का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक जो सम्मेलन हुआ था, मेला लगा था, उसमें आपका इसका लोकार्पण हुआ था। और डॉक्टर का प्रेम पत्र, अभी मैं कुछ चीजें देख रही थी तो डॉक्टर का प्रेम पत्र जैसे भी आपके अनेक समाचार पत्रों में व्यंग्य आपके प्रकाशित हुए हैं। अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य में आप दोनों ही में ही बराबर रूप से आप MA हैं और विशेषज्ञ हैं और आप इस समय स्कूल में अध्यापन कर रहे हैं। आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो सर, प्रेम सर से ही मैं बात शुरू करना चाहूंगी कि इस पूरे परिदृश्य में सर आप हास्य और व्यंग्य, यानी हास्य व्यंग्य को हम अक्सर साथ लेते हैं, लेकिन हास्य और व्यंग्य इन दोनों को आप हमारे बच्चों को कैसे समझाएंगे कि अलग है और इस समय इसकी जो भूमिका है वो कितने महत्वपूर्ण हो जाती है? धन्यवाद स्मिता। और सबसे बड़ा धन्यवाद ये है कि आज गुरुदेव के दर्शन करा दिए और उनसे देखकर उनसे जो ऊर्जा मिलती है तो आप समझ लें कि आपने मुझमें ऊर्जा भर दी है। जब उनको देखा और उनसे बीच में बातचीत भी होती है, इतने सहज व्यक्ति है
कि आप कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में ज्यादा क्या कहा जाए, मतलब वो संवेदनाएं जो है इस तरह से सामने आ जाती है। और जब तुमने बात कही सम्मान की कि मुझे इतने सम्मान मिले, तो बेटा एक बात कहूंगा कि मुझे सबसे बड़ा सम्मान किस दिन मिला? सबसे बड़ा सम्मान मुझे उस दिन मिला जिस दिन सर ने मुझे फोन किया कि प्रेम 15 अगस्त को जन्मदिन है और तुम्हें आना है और तुम्हें मेरी किताब का लोकार्पण करना है। मुझसे इन्होंने किताब का लोकार्पण करवाया, आग की हंसी का, और वो किताब जो है वो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई। और किस तरह से एक रचनाकार जो है वो अपने समय की बात कहता है। इनकी अनेक रचनाएं मैंने छापी भी हैं, पर स्मिता ये देखो कि कोरोना काल अब है, विसंगतियां अब आ रही हैं, और मुझे इनकी छोटी कविता याद आती है कि इंतजार हर चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त होकर तड़प रहा है एक देश, और हम डॉक्टर के बदले पुलिस का हिस्सा। क्या बात में उन्होंने पूरे समय का बयान कर दिया कि ऐसे समय में जब हमारी और विसंगतियां देखो, यही विसंगतियां की आवश्यकता की बात की है। तो गाड़ी जी मैं कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि हास्य बैंक की आवश्यकता हमारे जीवन में कम नहीं थी। मतलब आदि काल से अगर हम देखें तो मनुष्य 2 चीजें जानता था। एक मनुष्य के पास क्या था? हंसना, और एक दूसरा था रोना। मतलब कभी दुखी होता था या प्रसन्न होता था। दुखी होता था तो रो देता था, प्रसन्न होता था तो हंस देता था, और हंसना भी उसका अलग तरह का था जिसको आज के कलम कहते। पर धीरे धीरे जब वो सभ्य होता चला गया, जब उसमें बौद्धिक चेतना आती चली गई, जब वो चीजों को अपने अनुरूप सोचने लगा, उसके अंदर विवेक बुद्धि जागृत थी। बुद्धि उसके अंदर बहुत पहले से थी, पर विवेक बुद्धि उसके अंदर नहीं थी। क्या सही है क्या गलत है ये वो नहीं जानता। तो उसने क्या किया कि तब उसने जब ये चीजें आई उसके जीवन में, तो तब उसके जीवन में व्यंग आया। व्यंग हास्य बहुत आदिम मानव के समय से हास्य चल रहा है। व्यंग तब आता है जीवन में जब मनुष्य के अंदर विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने के अलावा जब वो भाषा का प्रयोग करने लगता है, जब उसके अंदर बातचीत संवाद आता है, उस संवाद में वो अन्याय प्रकट करने लगता है, भाषा की योग्यता उसके अंदर होती है, तब व्यंग आता है। तो इसी तरह से बड़े आराम से समझ सकते हैं कि व्यंग और हास्य की दूरी क्या है, कितनी लंबी दूरी है। व्यंग कहाँ किस मनुष्य की सभ्यता का उद्घोष है। मेरा मानना यह है कि व्यंग जो है बौद्धिक मनुष्य की बौद्धिक चेतना का उद्घोष है, वो मनुष्य की सभ्यता को लेकर आता है। तो ये जीवन में बहुत पहले से आ रहा है, और ये हमारे जीवन में चल रहा है। आज के कोरोना समय में अगर हम कहें तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो समय है उसमें हम लोग जो है जैसे तुलसी ने कहा कि प्रभु मूरत देखी जाती रही भागवत देखी, प्रभु मूरत देखी। कोरोना काल में देख रहे हैं आज का समय निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, रानी जी आप भी मानेंगे कि पिछले 1.25 वर्ष से कोरोना जो है मानवीय सभ्यता, जीवन मूल्य, मानव जीवन इन सब की बलि ले रहा है, और भयावह समय है। और इसकी भयावह और अधिक विकराल होती है जब कोई अपना इसकी बलि चढ़ता है। तब समझ आता है कि कोरोना ने जिसको ग्रसित किया वो केवल एक समाचार भर नहीं थे, और एक विकट समय हम जी रहे हैं। हमें असहाय और अकेला कर दिया इस समय ने। रानी जी आपकी कविता में भी ऐसी देख रहा था आज, तो आपके फेसबुक पे मैंने देखा जिसमें आपने इसका वर्णन किया आज के समय में कि छिपे हैं घरों में कोरोना से डर कर, जिए जा रहे हैं जिंदगी रोज मर, घरों में रहे तो घुटन मारती है, खुली मौत बाहर खड़ी फौज लेकर। बहुत खुश नमी थी हमारी ये दुनिया, कहानी लिखेगी मगर आह भरकर। निश्चित रूप से जो आपने बात कही है मैं भी इससे सहमत हूँ कि ये इस समय का है, पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा मनुष्य की उस ताकत की तरफ, मनुष्य की उस शक्ति की तरफ। अगर आपको ध्यान हो तो हमारे समय में एक प्लेग भी आया था,
हमारे समय में प्लेग जो है कामू ने तब लिखा था, प्लेग पर वो सारा लिखा, तो उसमें अगर आप अरोन जो कामू का जो शहर है ओरान नाम का, अगर उसको आप देखें तो वही चीजें हैं, वही क्वारंटाइन है, वही लोग अचानक मर रहे हैं, वही जिंदगियां जा रही हैं, और बीमारों मृतकों की संख्या रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। बहुत कुछ है, प्रशासन की नींद पहले खुलती नहीं है, फिर खुलती है, बहुत सारी चीजें उसने अगर आप पढ़ें तो लगता है यही है। पर वो कहता है कि हमने इन बीमारियों से क्या सीखा है, वो कहता है कि हमने इस बीमारियों से सीखा है, सबसे बड़ी बात वो कहता है कि इंसानों में नफरत करने से ज्यादा पसंद करने की वजह पाई जाती है। इस बीमारी में आप देखते हैं कि हम जो जिन चीजों से नफरत करते थे अचानक उन्हें पसंद करने शुरू कर देते हैं। और एक बात और बड़ी मजेदार कहता है जो बहुत सकारात्मक मुझे लगी, कि प्यार के बगैर, अगर मैं व्यंग हास्य की बात से अलग एक बात कर रहा हूँ, जो जीवन में चाहे व्यंग हो चाहे हास्य हो, उसमें एक प्यार छुपा रहता है। तो प्यार के बगैर दुनिया मौत की तरह सूनी है, और हमेशा जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जिसका आपने जिक्र किया है, जब व्यक्ति कैद से, अपने काम से, कर्तव्य परायणता से ऊब जाता है। ये समय वैसा ही है, और सिर्फ एक ही चीज की तमन्ना करने लगता है, किसी प्रिय चेहरे की, प्यार भरे चेहरे की। तो अभी आपने जो, मैं वो कविता जब आपकी सुनी तो मुझे वो एकदम याद आ गया, कामू ने कहा था जो, और निश्चित रूप से ये जीवन जो है, मुझे लग रहा है एक संकट के दौरान युग चल रहे हैं, पर बहुत बड़ी आवश्यकता जिसकी तरफ उसने भी ध्यान दिलाया था, एकजुटता हमारे जीवन में होनी बहुत आवश्यकता है। और इस तरह के जो सेमिनार हैं, जो स्मिता ने अभी किया, वेबिनार किया, इस तरह के सेमिनार हमारे समय की आवश्यकता है। पर मैं ये देख रहा था कि धीरे धीरे हम इनसे भी ऊबते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या है, बहुत सारे वेबिनार्स के कारण, या हो सकता है कि जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, रामदर्श मिश्र जी को देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाय, मैं उनसे मिल नहीं पाता, इस तरह की मेरे मन में आती है चीजें। शायद इस कारण से है कि मैं वो चाहता हूँ कि बहुत हो गया वेबिनार, अब कम से कम हम एक दूसरे से मिले, कोई मुझे शॉल ओढ़ाए, कोई मुझे आने जाने का भाड़ा दे, ये है। पर अभी मैं उसकी, आज ही मैं कविता पढ़ रहा था इसकी, ललित की, फेसबुक पे, और वो कह रहा था कि उसमें उसने लिखा है इस बात को कि ललित ने, माफ कीजिएगा, अभी किसी भी लाइव कार्यक्रम में आने का मन नहीं है, ना ही किसी की कोई इच्छा है। वैसे भी लाइव प्रोग्राम से हासिल क्या होता है, शुरू होने से पहले पोस्टर को साझा करें, इसके बाद कार्यक्रम शुरू होने के समय किसी के पास इतना समय नहीं कि कोई आपके कार्यक्रम से जुड़े, कोई अगर भूला भुटका आ भी जाए, आप ये कहते सुने जाएंगे, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। तो ये एक रूटीन सा कई बार हो गया हमारे जीवन में, तो कई बार उससे भी आपको लगता है, तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें भी, अब ये विसंगतियां जो हमारे समय में आ रहे हैं, लेखकीय समय में जो हमारे समय की विसंगतियां आ रही हैं, वो भी हमारे समय में दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसे में एक चार्ली चैपलिन, आप जानते हैं कि हास्य और व्यंग की दुनिया के बहुत बड़े, मतलब महत्वपूर्ण और बड़े, जिन्होंने अपने माध्यम से बहुत शिक्षा दी, उन्होंने जो एक बात कही, उन्होंने कहा, हंसने के लिए आपको अपनी पीड़ा के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हंसने के लिए आपको अपनी पीड़ा, मतलब अगर हास्य की आज आप बात कर रहे हैं, तो वस्तुतः रानी जी और स्मिता, मैं कहूंगा कि हमको वो ताकत होनी चाहिए। इस समय पीड़ा में, तो हंसने के लिए उस पीड़ा से खेलने की जो एक सक्षमता जो है, वो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यकता है हमारे समय में। और इसी समय में इसलिए हम लोग जो है देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से, अलग अलग रूपों में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक त्रासद समय आ रहा है, इसको कैसे पराजित किया जाए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि मनुष्य जो है वो निरंतर चुनौतियों को स्वीकार करता रहा है। मुझे ऐसे समय में, आपको ध्यान होगा, मैं बस संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे लगा एक आलाप ना हो जाए, संवाद हो तो ज्यादा। नहीं, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। मुझे एक रानी जी, एक वो व्यंग निबंध याद आ रहा है इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आम फिर बौरा गए। अब उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें आप देखिए कि आम की जब बौर आती थी, तो उसकी बौर का प्रयोग जो महिलाएं थी वो अलंकरण के रूप में करती थी, कानों में लगाती थी, और आम खाद्य पदार्थ नहीं था। ऐसे ही वो कहते हैं, गेहूं जिसको गोधूम कहते हैं, वो
वो गायों के जो मच्छर है उनको भगाने के काम आती थी। और मनुष्य की ये ताकत है, उसने अपनी प्रकृति को अनुकूल किया। उसने क्या किया, आम को ऐसा बना दिया कि जिसके बिना, जैसे उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का उदाहरण दिया, इन्होंने कहा कि मेरे जिस समय में आम ना खाऊं जिस वर्ष, तो वो वर्ष मेरे समय से निकाल दिया जाए। तो इस तरह का, ये तो मैं मनुष्य की सकारात्मक चेतना में विश्वास करता हूँ और ये मानता हूँ कि आज का समय निश्चित रूप से सबसे बड़ी चीज जो है, जो हमारे अंदर नकारात्मकता आ गई है, जो हमारे अंदर गुस्सा आ गया, दो चीजें हैं हमारे, एक अवसाद आ गया है। वो अवसाद जो है उसके कारण से हम दुखी, उस अवसाद को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है हास्य की। और हास्य ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को स्वच्छ हास्य है। दूसरी तरह की चीजें भी आ रही हैं, आप देख रहे हैं, कोई अलग अलग तरह के वीडियोस भी आते हैं। दूसरा, हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो चुनौती, मतलब सिर्फ अवसाद को दूर हम इससे हास्य से नहीं कर सकते, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, हमारे आसपास चीजें चल रही हैं, जो विसंगतियां चल रही हैं, उनसे लड़ने की चेतना भी हमें मिलेगी। और उससे लड़ने की चेतना कौन देगा? वो व्यंग्य देगा। तो व्यंग्य की भूमिका ये, जो मैंने अभी मिश्र जी की जो कविता आरंभ में पढ़ी है, वो कविता जो है ऐसी नहीं है कि इस समय के लिए लिखी है, मतलब दुर्घटनाग्रस्त होकर तरफ रहा है एक देश, और कितनी बड़ी विसंगति है कि हम डॉक्टर के बदले पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, और यही हो रहा है। तो ये जो विसंगति आप देख रही है, किस तरह से हमारे यहाँ पर राजनीतिक तरह से चीजें उलझाई जा रही हैं, और उनसे लड़ने के लिए मुझे लगता है व्यंग्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं इस रूप में चाहता हूँ, लेखांकित करना चाहूंगा कि हमारे जीवन में व्यंग्य और हास्य इस समय को लड़ने के लिए दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, और ये हमारा समय जिस तरह का है। अब मेरे ख्याल में इतना कहूँ, और मैं रानी जी को सुनना चाहूंगा, और लोग भी हैं यहाँ पर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आभार प्रेम सर, और बहुत आपने अच्छी बात जो ये कही कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सुविधा तो दे रही है, लेकिन यांत्रिकता भी साथ साथ में जोड़ रही है। और आपने ये जो बात कही, इसमें हास्य भी था और व्यंग्य भी था कि आप चाहते हैं कि कोई आपको शॉल उड़ाए आप मिले, शॉल उड़ाए। ये जो एक मानवीय स्पर्श है, ये इसकी तो भरपाई ये डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। और इसी बात को विस्तार करने के लिए मैं आगे हरिशंकर राठी जी को मैं चाहूंगी कि वे इस कोरोना काल है या फिर कोई भी जो संकट के समय है, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, दर्द जब उठे बहाना करो, नाना 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 करो, तो उसे इग्नोर करो। तो भवानी भाई ने जब ये ऐसी कविता लिखते हैं, तो क्या हास्य और व्यंग भी इस नकारात्मकता को एक नाना 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 करने का एक माध्यम हो सकता है? जी अपनी बात कहें राठी साहब। जी, सबसे पहले तो मैं स्मिता बहन जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ऐसे कार्यक्रम में जोड़ा और हमारे इतने वरिष्ठ और व्यंग्य पुरोधा आदरणीय जन्मेजय जी के साथ बात करने का मौका दिया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा हुआ है, क्योंकि आप जब से लिख रहे हैं तब तो मैं शायद बैंक का विद्यार्थी भी नहीं, मैं बहुत देर से इस क्षेत्र में आया हुआ हूँ। और एक सौभाग्य मेरा रहा है कि आज स्क्रीन पर दो लोग दिख रहे हैं, हमारे जन्मेजय जी और आदरणीय गुरु जी। मैं अपने पत्रिका के संदर्भ में आप दोनों लोगों का मैंने साक्षात्कार लिया, वो लंबा साक्षात्कार लिया। उस साक्षात्कार में साहित्य क्या होता है, व्यंग्य क्या होता है, इसको जानने का बड़ा अवसर है। तो आज की पृष्ठभूमि में जन्मेजय जी ने इतना कुछ कह दिया है कि उसमें मुझे लगता है सारा कुछ चिमट गया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। आपसे मैंने बहुत सीखा कि आपको एक उदाहरण दूं। कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई थी, तो एक बिल्कुल मैं भौतिक उदाहरण दे रहा हूं कि जन्मेजय जी ने कहा कि आलोचक में लुच्च धातु होती है, और उस लुच्च धातु को पकड़ करके मैंने पूरा व्यंग्य लिख दिया। और व्यंग्य लिखने के बाद मुझे यह महसूस हुआ, हो सकता है मैं गलत हूं, कि शायद इस व्यंग्य को
जन्मेजय जी के अलावा कोई छापेगा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इस व्यंग में पता नहीं कुछ रूपक भी है, कुछ लक्षणा भी है, अभिधा भी है और व्यंजना। तो बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने ये व्यंग आपसे लिया और आपको ही दे दिया, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने उस व्यंग को पिछले अंक में, जिसमें आपने एक निकाला था हम भी व्यंग की जबान रखते, उस अंक में छापा। और ये भी एक व्यंग के क्षेत्र में एक बड़ी बात है कि पत्रिका व्यंग यात्रा व्यंग के लिए नहीं है, इसमें व्यंग के अलावा दूसरे क्षेत्रों से जो लोग व्यंग में कुछ भी लिखा है उसको ला करके हमारे सामने रखना एक व्यंग के लिए बहुत बड़ा योगदान है। व्यंग तो हमेशा से रहा है, कबीरदास का व्यंग हो, चाहे वो तुलसीदास ने लिखा हो, उन्होंने भी व्यंग लिखा हुआ है, सूरदास ने भी व्यंग लिखा हुआ अपनी कविताओं में, निर्गुण कौन देश को वासी, को है पिता कौन है माता को तेरी को दासी, ये व्यंग ही है। लेकिन वो व्यंग का जमाना और था, अब व्यंग का जमाना कुछ बदला। मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने व्यंग को पहले एक स्क्रिप्ट के रूप में प्रयोग किया था, उन्होंने उसमें हास्य का प्रयोग किया। हास्य उनके व्यंग में कम, मारक क्षमता ज्यादा होती। चाहे हम तुलसीदास को ले लें, चाहे कबीरदास को ले लें, या सूरदास जी को ले लें, या बाद में जो हमारे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक उन्होंने भी यूज किया हुआ है। और अभी हमारी इस्ता बहन जी ने समकालीन व्यक्ति के रामदर्श मिश्र एकाग्र अंक की बात की थी, तो उसमें मैंने एक लेख लिखा था, रामदर्श मिश्र के साहित्य में व्यंग बोध। जब इसको मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था। आजकल माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग लॉबी बना के बैठे हुए हैं कि कुछ भी सुनेंगे उसको बिना पढ़े उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, सवार हो जाएंगे। भाई आप रामदर्श मिश्र जी के रचनाओं में व्यंग कहाँ पा जाओ, वो कब से व्यंगकार हो। लेकिन उनके साहित्य से गुजरते हुए मुझे लगा था, बार बार लगा था कि व्यंग एक ऐसी चीज है जो बार बार आती है। अगर आप स्वाभाविक या जमीनी लेखन करेंगे तो व्यंग उसमें आएगा। और उस व्यंग को मैंने रेखांकित किया और उस व्यंग को मैंने लिखा। मुझे खुशी होती है कि उस लेख को लोगों ने पसंद किया। तो व्यंग तो हमारे जब हर पर बिखरा हुआ है, उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। रह गई अब हमारे कोरोना काल की बात है, तो लगभग 1.25 साल तो हो गया कोरोना को आए हुए। एक बिल्कुल अपरिचित बीमारी आई थी जिसने अचानक एक ऐसी आपदा हमारे सामने खड़ी की जिसको हम लॉकडाउन कहते हैं। पहले कभी नहीं सोचा गया था कि इस तरह की स्थिति आएगी कि हम अपनी 4 दीवारी में बंद हो जाएंगे। हमारे घर के बाहर कोई बीमार होगा तो एक कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। आप अपना दूध और सब्जी लेने नहीं जा पाएंगे, वहां पर पुलिस वाला लगा हुआ होगा और वो जाकर के आपकी सब्जी लाएगा। आपके घर में, आपके रिश्ते में, आपके पड़ोस में अगर कोई दुर्भाग्य से दिवंगत हो जाता है तो आप उसके यहाँ बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, उससे अपनी संवेदना नहीं प्रकट कर पाएंगे। इतने लोग ऐसे थे जिनके दूर दूर गांव में कोई संबंधी गुजरे और वो नहीं जा पाए। तो ऐसी त्रासद स्थिति तो हमने शायद कल्पना नहीं की थी, और वो कल्पना से परे वाली चीज अब अभी तक 1.25 साल तक चलती आ रही है। इस दौरान एक चीज मुझे लगता है कि साहित्यकारों के पक्ष में है। हालांकि मुझे दुख इस बात का है, ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, इसमें हमने बड़े मूर्धन्य बड़े बड़े साहित्यकार पढ़े, और वो हमारे लिए एक सदमा रहा है और सदमा रहेगा। लेकिन जो पिछली लहर थी, जो पिछला समय था, उसमें स्थिति इतनी त्रासद नहीं थी। साहित्यकारों को समय मिल गया था और उन्होंने लेखन कार्य काफी किया, और उसमें भी मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा व्यंग लिखे गए। व्यंग के लिए बिल्कुल माहौल अनुकूल मिल गया, क्योंकि व्यंग का माहौल तभी बनता है जब विसंगतियां बढ़ती हैं, जब आदमी का चारित्रिक नैतिक पतन होता है, लूट खसोट होती है, किसी के दर्द को देखने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, तब व्यंग का माहौल बनता है। और उस माहौल में व्यंग्यकारों ने खूब व्यंग लिखा। ये जो दूसरी लहर आई है, मुझे लगता है कि इतनी त्रासद रही कि इसने व्यंग को भी कहीं न कहीं ले जाकर के बंद कर दिया। और मैं यहाँ पर एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा, जन्मे जी से मेरी इसमें सहमति है। आप कहते हैं कि व्यंग को हास्य की वैशाखी की आवश्यकता नहीं होती, और इस बात को मैं भी मानता हूं
कि वास्तविक व्यंग वही है जो एकदम से आलोड़ित कर दे, मरोड़ दे, और जिसका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष उद्देश्य ये हो कि वह व्यवस्था में, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए। जो चीजें बिगड़ रही हैं उनको प्रकारांतर से कह करके सुधारें, और जहां पर लक्ष्य ये होगा वहां पर हास्य की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे पहले के कवि और इस तरह के लेखक हुए हैं, जैसे सूरदास, कबीरदास, इनके जो व्यंग है उसमें कहीं हास्य नहीं मिलता है। तो इस बार जो मैं व्यंग देख रहा हूँ फेसबुक से लेकर छोटे छोटे अखबारों में, उसमें हास्य कम मिल रहा है। और मैंने खुद भी एक दो तीन चार व्यंग लिखे, इस बार लिखने का मन नहीं हो रहा है, इतनी त्रासद स्थिति थी। नरेंद्र कोहली जी चले गए, नरेंद्र मोहन जी चले गए, गुरचरण सिंह जी चले गए, और भी बहुत से लोग गए हैं। इनकी सूची बड़ी लंबी है। ऐसी स्थिति में हास्य तो पैदा नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई संवेदनशील मनुष्य ऐसी स्थिति में किसी तरह से हास्य पैदा कर सकता है, क्योंकि यह हास्य नहीं, कहीं न कहीं उपहास हो जाता है। तो आज जो व्यंग लिखा जा रहा है ज्यादातर, उसमें मैं हास्य कम पा रहा हूं। हालांकि हास्य की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी सोचना होता है कि जो हम व्यंग लिख रहे हैं, जो हास्य व्यंग लिख रहे हैं, मैं अगर यह इस तरह से कहूं, तो हो सकता है कि उसका पाठक कोई उस परिवार में भी हो जहां कोई मृत्यु हो, और ऐसी स्थिति में उसे ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ कोई सहानुभूति रखने वाला है, बल्कि हमारा मजाक हो रहा है। तो इस समय का जो व्यंग है दूसरी लहर का, वो व्यंग ज्यादातर हास्य रहित है, कम लिखा जा रहा है, लेकिन अच्छा व्यंग, गंभीर व्यंग आ जाए। दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अखबारों में आजकल व्यंग आ रहे हैं, कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार भी निकाल रहे हैं, और जो क्षेत्रीय अखबार है वो भी निकाल रहे हैं। उसमें व्यंग के प्राय रोज ही रोज निकल रहे हैं, प्रतिदिन के कॉलम हो गए हैं। तो सभी के सभी व्यंग, ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारी जो इस समय की स्थिति है, माहौल है, उस पर एक संतुलित प्रहार कर रहे हैं। कहीं कोई व्यंगकार एक क्षेत्र ले रहा है तो दूसरा क्षेत्र छोड़ दे रहा है। मैं एक चीज से सहमत नहीं होता हूं। लोग कहते हैं कि व्यंग व्यवस्था के खिलाफ लिखा जाता है। इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। व्यंग व्यवस्था के खिलाफ नहीं होना चाहिए, व्यंग दुर्व्यवस्था के खिलाफ होना चाहिए, व्यंग कुव्यवस्था के खिलाफ होना चाहिए। आखिर व्यवस्था तो हमने ही बनाई हुई है। हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हम बिना किसी व्यवस्था के रह सकते हैं। व्यवस्था में कमियां होगी, और जो कमियां हो रही वो दुर्व्यवस्था है, तो उस दुर्व्यवस्था के खिलाफ लिखें। तो हमारे व्यंग के क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो केवल यह सोचते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध कुछ भी लिख देंगे, वो व्यंग हो जाएगा। ऐसा व्यंग लिखा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह व्यंग स्वीकार्य है हर जगह। हाँ, यह बात जरूर मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग कभी सत्ता के समर्थन में और समर्थवान के समर्थन में नहीं लिखा जा सकता। मैंने जन्मेजय से ही सुना है और सीखा है कि व्यंग कभी किसी पीड़ित और वंचित के खिलाफ भी नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग सहानुभूति के पात्र होते हैं। सहानुभूति का जो पात्र हो उसके विरुद्ध हम व्यंग नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहिए। अगर हम लिखते हैं तो ये हमारी मानवता के विरुद्ध होगा। तो इन सब चीजों को एक साथ देखते हुए अगर हम संतुलित व्यंग लिखें, किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ करके अगर उसमें स्वाभाविक हास्य आ जाता है, तो वो व्यंग हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभकर होगा, क्योंकि उससे व्यवस्था में जो कमियां हैं उसको दूर करने में। अभी आप देखिए, अब इस बार के माहौल में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, इनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इनकी चोरी हो रही है, लोगों के गोदामों में पकड़े जा रहे हैं, नकली रेमडेसिविर बेचे जा रहे हैं। यहां तक कि सुनने में आया कि कुछ डॉक्टर, कुछ नर्स मरीज के रिश्तेदार से रेमडेसिविर इंजेक्शन ले रहे हैं और मरीज को नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसे लोग, ऐसे दानव लोग कहीं
से किसी भी प्रकार से छोड़े जाने योग्य हैं। इनको दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन हम साहित्यकार क्या कर सकते हैं? हम तो इनको व्यंग के माध्यम से ही दंडित कर सकते हैं। इनके विरुद्ध लिखा जाना चाहिए और चुभती हुई भाषा में लिखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि हम केवल एक पक्ष को लेकर के व्यंग लिखें और दूसरे पक्ष को छोड़। व्यंगकार वही होगा जिसे समाज में कहीं भी कोई विसंगति दिखती है, कहीं कोई कमी दिखती है, कहीं आचरण की सभ्यता नहीं दिखती है, तो उसको लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। और यदि हम इस चीज को लेकर के चलें, इस तरह का गंभीर व्यंग लेखन करें, तो इसमें संदेह नहीं है कि इसका असर दुर्व्यवस्था पर पड़ेगा, समाज के जो ठेकेदार हैं उन पर पड़ेगा, और एक अच्छा संदेश जाएगा, सुधरने का मौका मिलेगा, और हम शायद इस लड़ाई से, इस कोरोना की त्रासदी से उबर पाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। तो बाकी जो है व्यंग को हास्य से जोड़ना निश्चित रूप से मन को प्रसन्न करता है। बहुत से लोग हंसते हैं। अभी भी हम अगर रानी नागफनी की कहानी पढ़ते हैं तो हमको जो ऊर्जा मिलती है, हमारा जो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन परिस्थितियों को देख करके हास्य व्यंग को मिलाकर लिखा जाना चाहिए, और अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो हमको केवल शुद्ध व्यंग लिखना चाहिए, मेरा यह मानना है। सफलता हमको कितनी मिलती है ये तो अलग बात है। मुझे लगता है कि मैं अपने सामने जन्मेजय जी से बड़े व्यंगकार और आलोचक के सामने मैंने बहुत कुछ कह दिया है, और मुझे इतना ज्ञान नहीं है, ना मैं इतना बड़ा आलोचक हूँ। जो कुछ आता है जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, लिखता जाता हूँ, और जो समझ में आया बोल दिया मैंने। तो मैं अपनी बात अब यही समाप्त करता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया रानी जी, और दो तीन बातें बहुत मार्की की कही। प्रेम सर की ही बात वाया रानी जी के हमारे पास आई, जैसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहे कि व्यंग जो है वो समर्थवान के समर्थन में ना हो, और जो असमर्थ है उसके विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। बहुत मार्के की बात है, बड़ी मनुष्यता की बात है। और ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यंग व्यवस्था के खिलाफ नहीं बल्कि दुर्व्यवस्था के खिलाफ होनी चाहिए। बड़ी अंडरलाइन की जाने वाली बातचीत है। और हम समझते हैं कि जो हास्य व्यंग है, हालांकि आपने इस बात को कहा कि जो दूसरी लहर है कोरोना की, वो उसने बहुत आतंक मचाया और बहुत हमारी क्षति की, इसलिए जो हास्य है वह हमें मुखर नहीं दिख रहा है, व्यंग भी मंद उस तरह से दिख रहा है। और हालांकि ये बात बिल्कुल सच है, और ये भी सच है कि जैसे बहुत बार हम कपिल शर्मा शो देखते हैं। कपिल शर्मा शो मतलब ये कोई बहुत मौजूद उदाहरण नहीं है इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं या ऐसे लोगों के केस स्टडीज आती है जो वो बहुत खो चुके होते हैं या जा रहे होते हैं। अब वो उनके चाहे वो कुछ जगह पे फूहड़ हो जाते हैं जो भी है, लेकिन वो हाथ से कहीं ना कहीं उनको एक ताकत देता है कि वो जिंदा रह सके। तो एक उसकी जितना बादल घने होंगे तो मुझे लगता है कि व्यंग तो है, लेकिन हाथ से चूंकि वो तुरंत आपकी जो आपकी जो इंद्रियां हैं उन्हें वह जो तली हुई होती हैं उन्हें शिथिल करता है, मांसपेशियों को शिथिल करता है। तो हास्य की मुझे लगता है कि अपनी जगह एक महत्वपूर्ण है। बात को चर्चा के लिए खोलने से पहले मैं हरिशंकर प्रसाद जी की मेरे सामने पुस्तक है, उनकी श्रेष्ठ व्यंग रचना है, और ये हम सब जानते हैं कि जो व्यंग्य है वो एक विधा के तौर पर हरिशंकर प्रसाद जी का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक विधा के रूप में स्थापित किया। एक बड़ा सामने मेरे एक दो पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगी जो आज के साथ जुड़ा हुआ है। उनका एक व्यंग्य है, उसका नाम है अपना चाचा एशियाई फ्लू। यानी कोरोना आज है, लेकिन ये कई दशक पहले उन्होंने लिखा अपना चाचा एशियाई फ्लू। एशियाई चाचा आए हैं, मेरा मतलब एशियाई फ्लू से है।
पुरखों ने बीमारियों को माँ बाप बनाने की प्रथा चला रखी है। चेचक को माता कहते हैं तो फ्लू को चाचा। रिश्तेदारी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जो एक साहब कह रहे थे कि जो लोग बीमारियों से लड़ने के बजाय उन्हें माँ बाप बना ले, उनका भला भगवान ही कर सकता है। इस बार एशियाई चाचा पश्चिम का दौरा करके भारत आए हैं। एशियाई चाचा यानी एशियाई फ्लू। पश्चिमी साम्राज्यवाद पर चाचा ने धावा बोल दिया था, हजारों जानें ले ली। पश्चिम वालों, तुम्हारे पास बम है तो हमारे पास बीमारियां हैं। तुम इधर पूर्व में बम बरसाओगे तो हम फ्लू बरसाएंगे। तुम आक्रामक के रूप में कभी प्लेग लाए थे, हम सद्भावना मंडल के साथ फ्लू भेज देते हैं। हम पर तुम्हारा प्लेग का कर्ज चढ़ा था, फ्लू से हमने चुका दिया। ब्याज में कोई छोटी बीमारी अगले साल हम भेज देंगे, हिसाब बराबर, भूल चूक लेना देना E&EO। यूरोप से चाचा फ्लू भारत आ गए। इधर तो दरवाजे खुले ही रहते हैं। हर बीमारी का हमारे देश में स्वागत है, क्योंकि अतिथि देवो भव। मतलब ये बहुत उम्दा आगे चल रही है, बहुत बड़ा ये है। लेकिन मैं कहना चाह रही हूं कि कई जो रचनाकार है, कई दशक पहले ये लिखा गया, ये हमारे आज भी मौजूद है कि आज हम जिस बीमारी से ग्रस्त है वो भी हमारे अड़ोस पड़ोस से ही आई हुई एशियाई प्रभाव की है। तो जाहिर सी बात है कि जो हास्य है, व्यंग है, जो तमाम तनावों से गुजर रहा व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सही वह इन सब चीजों से लड़ने का एक उसमें मादा आ जाता है। तो मेरे सामने इस समय तमाम विद्यार्थी भी हैं, कुछ मुझे नए नाम भी दिख रहे हैं। यदि कोई प्रश्न करना चाहे प्रेम सर से, राही सर से, तो वे उनका आमंत्रित हैं। उसके पश्चात फिर मैं कुछ मुद्दे उठाऊंगी। जी स्मिता, राड़ी जी ने कुछ मुद्दे उठाए, इसमें मुझे अच्छा लगा कि वो कुछ बातें कही, और मैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। 5-7-10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। उसके बाद सवाल कर लें अगर अनुमति हो। स्वागत रहेगा, स्वागत है। नहीं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए ना, गुरु और बैठे हुए, उनसे अनुमति तो नहीं, ठीक जी जी ठीक। मैं ये कह रहा था कि राड़ी जी ने काफी अच्छी बातें कही, और विशेष रूप से उन्होंने जो एक बात कही व्यवस्था की, कि व्यंग कभी व्यवस्था के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था हमने तय है। मेरा कहना ये राड़ी जी कि व्यंग जो होता है वो व्यवस्था जनित विसंगतियों के खिलाफ होता है। व्यवस्था तो हमने बना ली, पर उसमें जो विसंगतियां आ रही हैं, हम उस विसंगति के खिलाफ करते हैं। हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था में विसंगतियां, हमने व्यवस्था, कानून व्यवस्था बना दी, हमने पुलिस की व्यवस्था बना दी, हमने प्रजातंत्र की व्यवस्था बना दी, पर उस व्यवस्था में जब हम विसंगतियां देखते हैं, तब हमारे सामने जो है वो सवाल आता है, तब व्यंग्यकार जो है वो सामने आता है। और दूसरी बात आपने वो भी कहा हथियार के लिए कि वो एक तरह का, तो स्मिता मैं इस पर जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग निश्चित रूप से हास्य की तुलना में अगर हम करते हैं तो हास्य कोई हथियार नहीं है, कोई वेपन नहीं है हमारे लिए। एक ऐसा कहें कि हथियार की तरह नहीं है, वो तो हमारे लिए जैसे अरिस्टो का विरेचन करता है, पर व्यंग जो है हथियार है। और जैसे मैंने कहा था, राड़ी जी ने उसका प्रयोग किया कि कभी वंचितों की तरफ, वंचितों के विरुद्ध उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूं कि हथियार तो है, पर हथियार का प्रयोग ही कैसे करें, क्योंकि हथियार जो है आप देखती हैं कि और एक दंगाई के हाथ में होता है जो मुझे मारता है। तो हथियार का प्रयोग आप एक सैनिक की तरह करेंगे या एक दंगाई की तरह करेंगे। व्यंग में इस तरह बहुत ज्यादा, एक तरह से कह सकता हूँ, मेरा मानना भी है, अराजकता है कि आप किसी को भी पकड़ कर जो है व्यंग कर दें, ये नहीं होना चाहिए। एक अराजकता है, और व्यंग में इसीलिए चिंतन गायब है। आप तत्काल किसी विषय को पकड़ लेते हैं, जो इसीलिए व्यंग जो है साहित्य की पंगत में नहीं बैठता है।
हम क्या है, ज्यादातर व्यंग्यकार मैं लोगों से कहता हूँ, जैसे आप गोवा में जाते हैं, पर्यटक के रूप में जाते हैं, आप जाके वहां पे बनाना बोट में चलते हैं, आप लहरें देखते हैं, कहते हैं मैंने बहुत बड़ा समुद्र देखा। तो समुद्र देखना नहीं है, समुद्र वो देखता है जो स्कूबा डाइविंग करता है, जो नीचे जाता है, जो वहां जाके रत्न प्राप्त करता है, जो जाके अंदर कोरल्स देखता है, और तब उसको पता लगता है समुद्र की गहराई कितनी है, आप नाप ही नहीं सकते। ऐसे ही रचनाकार को स्कूबा डाइवर होना चाहिए और वो करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप उठा रहे थे हास्य व्यंग को लेके, और इन्होंने कहा भी राड़ी जी ने कि मेरी बात से सहमत है कि व्यंग को हास्य व्यंग की बैसाखी नहीं होना चाहिए। और स्मिता तुमने बात शुरू की और थोड़ा सा समर्थन भी किया, जो एक शो जो आता है उसके बारे में। मेरा जो नया संग्रह है ये हंसो हंसो यार हंसो, ये जो मेरा है, मैं इसमें से छोटा सा चीज पढ़ना चाहूंगा कि हंसो, किस पे हंसना और क्यों नहीं हंसना। मैंने कहा एक व्यक्ति को, बीच में से पढ़ रहा हूं, उसने आपको थूक दिया और आप हंस रहे हैं। वे बोले हंसो प्यारे, हमको हंसना हर तरह के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो जितना हंसता है उतना ही समृद्ध होता है। मतलब बेशर्मी से जुड़ से वो जितना हंसता है उतना समृद्ध होता है। तुम तो हर समय गुस्साए रहते हो, कभी महंगाई पर, कभी किसी के बलात्कार पर, कभी किसान की आत्महत्या पर गुस्साए ही रहते हो। तुमको मैंने कभी हंसते नहीं देखा। अच्छा यार, बलात्कार हुआ है तो कानून देखेगा, पुलिस देखेगी, किसान ने आत्महत्या की है तो सरकार की सरदर्दी है, तुम क्यों उदास हो? वो सोसाइटी का सचिव है, इसलिए वो मुझे बुजुर्ग को, मतलब वो जो है वो सोसाइटी का सचिव था, तो उस पर किसी ने थूक दिया तो वो बोला अरे उसने थूक दिया तो क्या, मैं सोसाइटी का सचिव अभी भी हूँ, मेरा सोसाइटी का सचिव होना गया नहीं। मैंने कहा यार मैं हंसता हूँ। बोला तुम खाक हंसते हो, तुम्हारी हंसी तो सुई चुभ होती है। जो आपकी हंसी की, जिसकी मैंने आरंभ में बात की थी, वो आपकी हंसी होती है, तुम्हारी हंसी में व्यंग में होती है। तुम जैसे लोग तो हंसना भूल गए हो, हर समय तंजियाए रहते हो। मैंने कहा हाँ ठीक कहा, हम लोग हंसना भूल गए हैं, अपने पर हंसना भूल गए हैं। तुम कभी अपने पर हंस रहे हो क्या? मैंने उससे पूछा। बोला अपने पर हंसने का कभी टाइम ही नहीं मिला। वैसे जब तुम्हारे जैसे लोग हों तो अपने पर हंसकर मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं? आगे हम हंसते हैं, फिर अखबार में चुटकुले पढ़कर हंसते हैं, और आजकल तो टीवी की न्यूज और चैनल तक हंसाते हैं। इतने कॉमेडी चैनल हैं, 24 घंटे हंसाते रहते हैं। जब दूसरों पर हंसने का बाजार गर्म हो तो अपने पर हंसकर अपना नुकसान क्यों किया जाए? मैंने कहा कॉमेडी में आपको हंसी आती है, औरत का सरेआम मजाक उड़ाया जाए, कोई पेंट के ऊपर लंगोट पहनकर आ जाए या किसी का कच्चा उतर जाए तो आपको हंसी आती है। उस युवा पीढ़ी ने बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखकर आत्मीयता से कहा यार कच्चा दूसरे का उतरता है, हमारा नहीं। ये कहकर हंसा और बोला जानते हो, एक हंसोड़ कवि ने कहा है कि गैंडे को कितनी गुदगुदी कर लो हंसता नहीं है। इस पर मैंने कहा पर मैंने तो संसद के गलियारों में अनेक गैंडे को मतलब ये कि जिसमें आप समझ सकते हैं कि व्यंग्य क्या है, कहाँ व्यंग्य करना है, कहाँ हास्य है। और हमारे जीवन में जहाँ इतनी सारी चीजें हैं जो हमें तनाव देती हैं, ऐसे में अगर हम छाले पड़ गए जिन मजदूरों के, उन पर हंसने लगे और उनके लिए कहने लगे इनको जो है इतना सब देते हैं और ये इस तरह से कर रहे हैं, तो ये हास्य नहीं है। वो हास्य भी नहीं होना चाहिए द्रौपदी वाला, जिसने कह दिया कि धृतराष्ट्र अंधे की संतान अंधी, वो सुना नहीं हुआ उसको जब कह दिया। जब उसकी हंसी वो आग की हंसी थी जो उसके यहाँ थी और जिसने महाभारत करवाया जी, वो जो है तो इतना प्रभाव व्यंग्य का होता है। तो व्यंग्य में इतनी सावधानी की आवश्यकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये मतलब आप अपने प्रश्न ले सकती है। आपके जब मैंने बीच में ये इतना चल रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों के
आपका बहुत अच्छा है, आपने इसमें इसको जोड़ा। और इस समय हमारे बीच में डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी भी हैं, इनको भी मैं चाहती हूँ वेद मित्र जी भी इस विषय पर टिप्पणी करें। वेद मित्र जी, स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को प्रणाम और सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। ये सच में जब व्यंग का जो गुरुकुल का आचार्य होता है, जब मैं आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी को देखता हूँ तो एक व्यंग का गुरुकुल कैसा होगा और उस गुरुकुल में कोई आचार्य कैसे बैठा होगा, वैसे प्रेम जन्मेजय जी दिखते हैं मुझे। तो ये सौभाग्य है कि उनके सामने मैं बैठा हूँ, उनको सीधे सुन पा रहा हूँ। और रानी जी तो एक अनन्य साधक हैं व्यंग के। वो अगर व्यंग के बारे में कभी चर्चा करनी होती है तो तुरंत व्यंग के बारे में बात करेंगे, और मुझे व्यंग के बारे में उन्हीं से सुनने को मिलता है कि व्यंग क्या है, कैसे, कहाँ है। ऐसे में टिप्पणी करना सच में कठिन काम होता है, लेकिन जो है लेकिन विषय ये है कि मैं जब अंग्रेजी में एक आपके अपने व्यंग यात्रा में जॉर्ज ऑर्वेल के एनिमल फॉर्म का अनुवाद छपा था पूरा, तो बड़ा ही एक अच्छा अनुभव रहा वो। और व्यंग का जो मुझे ध्यान में आता है कि जो आपने कहा कि व्यवस्था से उत्पन्न विसंगतियों पर बात करें तो वहां पर व्यंग होता है। लेकिन जब हम 1660 की दशक में जाते हैं, 1660 पश्चिमी साहित्य में, तो पश्चिमी साहित्य में जो व्यंग, एक पूरा व्यंग का समय होता है। जब व्यंग आ रहा है, ड्राइडन व्यंग लिख रहे हैं, सैमुअल जॉनसन व्यंग लिख रहे हैं, मैक्स ब्रेकनो, रेप ऑफ द लॉक, ऐसे कई टेक्स्ट आ रहे हैं, और वो पूरा एक समय है कि व्यंग ही पैदा किए जा रहा है। मुझे लगता है व्यंग एक अच्छा व्यंग, और वो एक व्यंग समय पर आधारित होता है। आपका समय कैसा है, युग कैसा है, वो व्यंग को धार देता है। अगर समय में और युग में अराजकता नहीं है तो एक व्यंगकार के लिए एक बहुत कठिन समय हो सकता है कि वो व्यंग की पहचान करे और व्यंग को लेकर के आए तो सच में हमें व्यंग दे। जो आपने बताया कि केवल हंसाने वाला ही हो या केवल उससे कुछ सुधार भी आ सके। मुझे व्यंग पसंद आता है तो व्यंग पसंद आता है चार्ल्स लैम्ब का जो व्यंग है। तो चार्ल्स लैम्ब अपने जो अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक एज में वो आए, वो व्यंग का समय नहीं था, लेकिन चार्ल्स लैम्ब जो पश्चिमी साहित्य में आकर के अपने निबंधों में व्यंग का इस्तेमाल करते हैं। उनका साहित्य करुणा और व्यंग इन दोनों के गठबंधन से ही उनका साहित्य आज हम सबके बीच में जाना पहचाना जाता है। तो वो एक व्यंग मुझे समझ में आता है चार्ल्स लैम्ब का, और दूसरा व्यंग जो मुझे समझ में आता है वो रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप या सैमुअल जॉनसन या ड्राइडन, इन सब का व्यंग है वो एक समय की उपज है। और जब हम अपने विद्यार्थियों के साथ उन व्यंग पर बात करते हैं तो यह भी पाते हैं कि विद्यार्थी भी उस व्यंग में केवल इसीलिए रुचि ले पाते हैं क्योंकि वह व्यंग उनके समय को बता रहा होता है, उनके समय के बारे में बता रहा होता है। तो मुझे लगता है व्यंग, जैसा आपने कहा, व्यवस्थागत दोषों को ध्यान में रख करके ही व्यंग को धार मिलती है। उससे उत्पन्न विसंगतियां जो है उसी को ध्यान में रख करके ही व्यंग को धार दी जा सकती है। ऐसी कुछ बातें ध्यान में आती। निश्चित रूप से आप दोनों की बातें जितना मैं सुन पाया उससे बहुत ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और धन्यवाद समय देने के लिए। शुक्रिया वेदने जी। और आपने पश्चिमी साहित्य से व्यंग के हमें कुछ उदाहरण दिए, उसके लिए हम आभारी हैं। प्रश्न आमंत्रित हैं चर्चा के लिए जी। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है? नहीं तो फिर दो एक मुद्दे हैं जिस पर हम बहुत बात बढ़ाएंगे जी। हाँ जी जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि एक अच्छा व्यंग कैसे लिखा जा सकता है? मने आप प्रक्रिया पूछ रहे हैं? एक व्यंग लेखन की प्रक्रिया। तो अगर मैं इस विद्यार्थी के प्रश्न को इस रूप में आपके सामने करूं, जैसे हम किसी रचनाकार से पूछते हैं कि कविता लिखने की एक प्रक्रिया क्या है, यानी कब आपके मन में कोई बात उठती है जिसको आप व्यंग का रूप देते हैं, और उसको कितने ड्राफ्ट कितने बनते हैं आपके? जनरली एक जो पूरी फाइनल रचना आती है उसके पहले ड्राफ्टिंग कितनी बार होती है? जी
मैं आप दोनों से बात करना चाहूंगी। जी सर, प्रेम सर और राड़ी सर। चलिए, राड़ी जी ने अपना माइक म्यूट किया हुआ है। हाँ, तो जी। देखिए, ऐसा है, जब इन्होंने पूछा कि अच्छा व्यंग कैसे लिखा जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है व्यंग को लेकर कि जो एक बावड़ी का निर्माण परसाई शरद जोशी या श्रीलाल शुक्ल की पीढ़ी ने किया था, उसको हमने कुएं तक सीमित कर दिया। एक कुआं बन गया है व्यंग जो है, और जिसमें कुछ जैसे मेढक कुएं में टर्राते हैं, ऐसे ही टर्रा कर आपस में प्रतियोगिता करते हैं, खुलापन नहीं आता है। राड़ी जी ने अभी बताया था, वो जो मैंने पिछला अंक निकाला जिसमें आपकी भी रचना ली और लोगों की, जिसमें आप देखिए ममता कालिया की रचना है, जिसमें आप देखिए कि चित्रा मुद्गल की रचनाएं हैं, जिसमें महेश कटारी की रचना है। तो मैंने मेरा ये उसका शीर्षक दिया था, हम भी व्यंग की जबान रखते हैं। मतलब आपने व्यंग को सीमित कर दिया है, तो हम जो है, आप दूसरा मेरा मानना ये है, जिन्होंने सवाल किया है कि व्यंग्यकार मूलतः एक साहित्यकार है, उसके वही सामाजिक सरोकार हैं जो किसी साहित्यकार के हो सकते हैं। व्यंग कोई एक अलग तरह का जीव जंतु नहीं है बाड़े में बैठा हुआ कि, और हमारे यहाँ ज्यादातर ये होता है कि लोग नए व्यंग्यकार कॉलर खड़ा, अरे मैं तो व्यंग लिखता हूँ, ये मतलब उसमें अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं कि जैसे व्यंग लिखना बड़ी विधा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है रचना, शेष रचना लिखने की तैयारी करें। हाँ, अगर आपके अंदर विसंगतियों को पकड़ने की समझ है, मैं कहता हूं व्यंग एक सुशिक्षित मस्तिष्क की विधा है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये जो मनुष्य जब संग हो गया तो बौद्धिक चेतना का उद्घोष हुआ। और दूसरी बात यह है, व्यंग एक व्यवस्था जन्य हथियार है। आप व्यवस्था में प्रयोग करते हैं, आप वैसे ही व्यंग का प्रयोग नहीं करते हैं कि आप सीधे लिखते हैं। मुझे अभी भी याद आता है कि 1970 में कमलेश्वर का, आप मानेंगे कि उनका एक व्यंग संकलन आया था, गड़े मुर्दे, जिसमें उन्होंने लिखा कि राजा निर्बंसिया जैसी रचना लिखने के बाद मुझे लगने लगा है कि इसकी भाषा, इसकी फॉर्म मेरे काम की नहीं है। मुझे नई भाषा और जो विडंबनाएं मेरे आसपास हैं, उसके लिए मुझे नई भाषा और नई फॉर्म की तलाश करनी पड़ेगी, और इसलिए उन्होंने व्यंग लिखा। तो कमलेश्वर को भी विवशता में, मतलब आपको विसंगतियां जब विवश करें, आप ऐसे ही नहीं अगर सोच के बैठ जाएंगे कि मुझे व्यंग लिखना है, तो मेरे ख्याल में वो आप अच्छी रचना नहीं लिखेंगे। आपको अगर अच्छी रचना लिखनी है तो उसको रचना मान के चले, और ये मान के चले कि विसंगतियां अगर आपको विवश कर रही हैं, और क्योंकि व्यंग में सबसे बड़ा महत्व भाषा का है। अगर आपकी व्यंग रचना सपाट है, कवितात्मक है, तो वो बहुत फ्लैट जाती है। व्यंग में अन्यार्थ अगर नहीं होगा, भाषा में अन्यार्थ होना बहुत आवश्यक है। संक्षिप्तता होनी बहुत आवश्यक है। कहीं आप व्याख्या मत करते। अगर ये पकड़ आपके अंदर है शिल्पी, तो निश्चित रूप से विसंगतियां अगर आप देखते हैं, तो विसंगति आपको अपने आप व्यंग रचना का निर्माण करेगी। तो मेरा मानना यह है कि, और धीरे धीरे आप उसको साथ लेंगे, फिर आप व्यंग में ही सोचने लगेंगे। अब हमारे मिश्र जी हैं, आप बताइए कि वो उपन्यास भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, व्यंग भी लिखते हैं, तो वो कभी सोच के नहीं बैठते कि मैं व्यंग लिखूंगा, वो तो लिख देते हैं, तो वो रचना बन जाए। वो रचना मान के चलते हैं। एक रचना हो सकता है कहानी के रूप में शुरू करें, वो बड़ा उपन्यास बन जाए। हो सकता है कोई रचना सोचे कि मैंने उपन्यास लिखना है, पर वो कहानी तक होगा, इनके अनुभव आए होंगे। बड़े रचनाकारों के साथ ये अनुभव आते हैं। तो मैं अपने मित्र से ये कहना चाहूंगा कि जो भी है, कि आप एक अच्छी रचना लिखने का प्रयत्न करें। हाँ, अगर आप अपने समय की विसंगतियों को पकड़ने की दृष्टि रखें, क्योंकि कभी के लिए आपके अंदर एक अलग तरह का मन चाहिए, एक अलग तरह की दृष्टि चाहिए। तो आपकी व्यंग दृष्टि परिपक्व होनी, व्यंग दृष्टि होनी बहुत आवश्यक है, तभी आप चीजों को पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास दृष्टि नहीं है, व्यंग की दृष्टि नहीं है, व्यंग को देखने की दृष्टि नहीं है, कई बार लोगों के साथ होता है, आप देखते हैं, मतलब मैं बहुत सरल सा उदाहरण ले रहा हूँ
कि आप देखते हैं कुछ लोगों की नाक जो है बहुत सेंसिटिव होती है, घर में कुछ भी पकाओ तो फटना देता है, रसोई में अरे आपका मसाला नाक में जा रहा है, और कुछ लोगों के हर समय जुकाम करता है, उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो क्या है कि उनकी सूंघने की शक्ति, ऐसी व्यंग को सूंघने की, व्यंग को पकड़ने की दृष्टि जब तक आप नहीं होगी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कभी जबरदस्ती बैठकर ये मत करो कि मैं व्यंगी जी शुक्रिया। जी जी मैं बिल्कुल इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी जी। जी मैं आदरणीय जन्मेजय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बस या तो शब्दों का अंतर करके आपको जोड़ना, मैं यही चाहूंगा कि मुझे लगता है कि व्यंगकार को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। और दूसरी बात, व्यंगकार अगर खुद बनावट से जुड़ा हुआ आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं, उसके अंदर बनावट है, उसको शो ऑफ की आदत है, तो वह एक अच्छा व्यंगकार नहीं हो सकता। एक कुछ लोग कहते हैं कि व्यंगकार शीर्ष आसन में होता है, मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूँ। मुझे नहीं लगता कि व्यंगकार शीर्ष आसन में होता है, बल्कि व्यंगकार के पास एक ऐसी दृष्टि होती है कि कौन कौन दूसरे लोग शीर्षासन में उनको देख लेता है, कौन कौन सी वस्तुएं उल्टी पड़ी हुई हैं उसको वो देख लेता है, और उसी को वो उस पर अपनी कलम चलाता है। दूसरी चीज यह है कि जो जन्मेजय जी ने कहा उसमें कोई संदेह है नहीं, भाषा के ज्ञान के साथ व्यंगकार को शब्दों से खेलना आना चाहिए होता है, क्योंकि जो शब्दों की व्यंजना शक्ति होती है वो सबसे गंभीर होती है। अभिधा का प्रयोग कोई कर लेता है, लक्षणा का बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन शब्द की व्यंजना शक्ति का प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर आपने उसको पकड़ लिया हुआ है, तब एक आपकी संवेदनशीलता, आपकी दृष्टि, आप कितना सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ये सब मिलाकर के एक अच्छी भाषा में संक्षेप रूप में अगर आप लिखेंगे तभी व्यंग होगा। मैंने देखा कुछ लोग व्यंग लिखते हैं तो उसमें अपने व्यंग की व्याख्या करते भी चलते हैं, उसका अर्थ भी बताते चलते हैं। मुझे लगता है कि व्यंग की सबसे बड़ी कमजोरी है, व्यंग सबके लिए नहीं बना होता है। जैसा कि कई सारी चीजें मैं बार बार कोट कर रहा हूं आदरणीय जन्मेजय जी को, कि व्यंग सुशिक्षित मस्तिष्क के लिए होता, सबके लिए नहीं होता। आप सबके लिए व्यंग नहीं लिख रहे हैं, तो आप व्याख्या करने का काम मत करिए, व्याख्या का काम पाठक पर छोड़ दीजिए, उसकी जहां तक बुद्धि जाएगी वो व्याख्या कर लेगा, और अगर उसको उस शब्द में, उस वाक्य में गहराई में कुछ मिलता है वही कहिए। तो इन सब चीजों को, और हाँ ये भी है कि अगर आपके पास भाषा का ज्ञान है तो व्यंग में सहायक हो सकता है। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किसी को छंद शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया तो कोई आवश्यक नहीं वो बच्चा कभी भी हो जाए। तो छंद शास्त्र का ज्ञान होना अलग बात है और अच्छा कवि होना अलग बात है। अच्छा संवेदनशील कवि है, उससे अच्छा छंद ज्ञान है, वो सबसे अच्छा कवि बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो व्यंग स्वभावता आता है, व्यंग की एक प्रवृत्ति होती है, भाषा से उसमें सुधार किया जा सकता है और इस तरह से अच्छा व्यंग लिखा जा सकता है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जी, बहुत कायदे से आपने चीजों को समझाया। प्रेम सर ने एक बात कही कि कुछ की नाक बड़ी सेंसिटिव होती है। जैसे हमारे जब हम मीडिया में हमें न्यूज पढ़ाया जाता है या मैं बच्चों को न्यूज पढ़ाती तो उसमें बोला जाता है जो अच्छा संवाददाता होता है तो नोज फॉर न्यूज होता है, तो उसको घ्राण शक्ति उसकी वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए कि कहाँ पे खबर है, ये किस सूचना में खबर बनने की ताकत है। तो मुझे लगता है कि व्यंगकार भी इसी के आसपास है कि वो जो नोज और वो जो एक जो विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, और ये देख पाना कि कौन कौन शीर्षासन में है, ये उसकी बुनियादी जरूरतें मुझे लगता है रविशंकर उसकी जरूरतें हैं। और व्यंग लिखने के लिए व्यंग ना लिखा जाए, है ना, तो ये बात बड़ी मार्के की है। तो मुझे कई नाम दिख रहे हैं। अभी दीपक मंजू जी ने भी ज्वाइन किया है, सागर से डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी मुझे दिख रहे हैं। आप में से कोई यदि कुछ बात कहना चाहे, प्रश्न पूछना चाहे, जी हाँ जी। ये जानना चाहूंगा कि आखिर किसी एक घटना को अगर हम व्यंग के रूप में बता रहे हैं और साधारण भाषा में
तो श्रोता पे कितना उसका फर्क पड़ता है? आखिर व्यंग से बताने में ज्यादा फर्क पड़ता है या सीधी भाषा में उसको उस घटना को बताने में या उस चीज को बताने में फर्क ज्यादा पड़ता है? इसके लिए थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। अच्छा, ये अम्बरीश जी हैं, ये अम्बरीश और आपका प्रश्न जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये प्रश्न है कि जो हमारी जो अभिधा लक्षण जो है कि क्या अभिधा में जो बात कही जा रही है और जो व्यंग में बात कही जा रही है, जो सीधी बात कही जा रही है और व्यंग में कही जा रही है, तो क्या दोनों में अंतर क्या रहेगा? अम्बरीश, यही है प्रश्न। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सीधी भाषा को व्यंग की भाषा में बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जी, वो उंगली को दरेरा दे करके क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है? जी। जी हाँ, तो राड़ी सर या प्रेम सर इस पर, या मुझे लगता है वेद मित्र भी हैं, वे भी इस पर अगर कुछ कहना चाहें। जी। देखिए, मनुष्य जैसे जैसे शिक्षित होता जाता है, जितना ही समाज सभ्य होता जाता है, विसंगतियां भी उतनी ही बढ़ती जाती है। किसी आदिवासी समाज में उतनी विसंगतियां नहीं होती हैं जितनी हमारे सभ्य समाज में होती है। सभ्यता हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और अध्ययन पर निर्भर करती है। जब इतनी चीजें हमारे समाज में एक साथ हो जाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि साधारण सी बात या अभिधा में कही गई बात उतना असर नहीं डालती। किसी बात के असर को बढ़ाने के लिए हम लक्षणा या व्यंजना का प्रयोग करते हैं। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि सीधी सी बात को अगर कहा जाए तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति में या किसी व्यवस्था में सुधार के लिए हमें कठोर तरीका अपनाना पड़ता है। साहित्य में कठोर तरीका जो होता है मेरे समझ से वो व्यंग का होता है, जिसमें आदमी शिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वह उस व्यवस्था को जीने वाले के मन में इतना गहरा असर डालता है कि वहां से परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, मुझे थोड़ा सा कहने में संकोच होता है कि पहुंचेगी, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है और मर्म पर चोट पहुंचाने का कार्य व्यंग ही करता है। इसलिए व्यंग या व्यंजना से को सबसे प्रभावी माना गया है। मैं यही कहूंगा इसमें, और बाकी हमारे बड़े भाई जनेजा जी कुछ जोड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी। नहीं रानी जी, आपने कितना बात कह दी और सवाल किया, और मैं चाह रहा हूँ मैं उदाहरण के साथ बात करूंगा। जैसे उसने कहा कि व्यंग की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, मतलब क्यों हम व्यंग में ही बात करते हैं। और राड़ी जी ने बीच में एक बात कही कि वो प्रभावशाली बनाना पड़ता है, और कई बार किसी कठोर के लिए भी। पर मैं कहता हूँ कई बार किसी कठोर के लिए नहीं, कई बार किसी अपने के लिए भी उस तरह का प्रयोग करना पड़ता है। अब मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है कि सीता जी भी व्यंग का प्रयोग करती हैं और राम के विरुद्ध, आपको अगर ध्यान हो, और वो विवशता में करती है, ऐसा नहीं करती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो कठोरता से प्रयोग कर रही हैं और उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ध्यान हो राम वन गमन का, और राम जब वन जाने वाले हैं तो सीता उनसे अनुरोध कर रही है कि भाई मैं भी आपके साथ जाऊंगी, और राम उनको तरह तरह से मना रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा है तुम है, और फिर कहते हैं तुम सुकुमारी हो, तुम राजमहलों में पड़े हो। तो सीता एक वाक्य कहती है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, कि अगर मैं सुकुमारी हूं तो हे नाथ क्या आप वन के योग्य हैं? तो आप देखिए एकदम जो है राम उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे सीता जी ने बड़े आराम से, कोई ऐसा नहीं कि कठोर वाक्य कहा, पर उनको विसंगति दिखा दी कि आप मुझे सुकुमारी कह रही हैं तो मैं सुकुमारी हूं तो आप भी सुकुमार हैं, आप भी राजकुमार राजमहलों में पहले पड़े हुए, तो सारी बातों का जवाब एक ही में वो दे देती हैं। तो ये वहां पर जो ऐसे ही अगर आपको ध्यान हो तो राजा जयसिंह का किस्सा याद हो, बिहारी का किस्सा याद हो, बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा भी है। तो राजा जयसिंह क्या है, वो नई रानी का ब्याह करके आए, तो उसके मुंह में इतने पड़ गए कि उन्होंने राजकाज छोड़ दिया। अब राजा से कौन मंत्री संतरी जाके कहे कि राजा जी आइए अपना राजकाज देखिए, तो सब बिहारी के पास गए। तो बिहारी ने राजा को एक दोहा सुनाया, आपको सबको मालूम है,
है ना, नहीं मधुर विकास नहीं विकास नहीं काल अली कली सो बनियो आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति के माध्यम से उनको बोल दिया कि भैया हे राजा, तुम अभी से कली के उसमें बन गए तो आगे तुम्हारा क्या होगा। तो ये विवशता में प्रयोग किया गया, पर दूसरे के सुधार के लिए, दूसरे को ठीक करने के लिए प्रयोग किया गया। तो व्यंग्य का प्रयोग व्यक्ति करता है और उसका ये प्रभाव होता है। मैं दोनों चीजें अमरीश ने पूछी, क्यों करते हैं, क्यों व्यंग्य का में बात करें, क्यों नहीं अभिजात बात करें, और क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए दोनों जगह प्रभाव पड़ा। सीता जी वन में चली गई और राजा जी सुधर गए, तो ये प्रभाव पड़ता है अमरीश। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, आपने उदाहरण भी दिया। और कई बार सर ऐसा भी होता है कि अभिधा को भी सामने रख करके बड़ी सारी ताकत बनती है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र जी सहज और सरल और अभिधा के कवि के तौर पे जाने जाते रहे हैं। उनकी 4 लाइन की कविता है कि चतुर मुझे कभी कुछ नहीं भाया, चतुर मुझे कभी कुछ नहीं भाया, न औरत न आदमी न कविता। तो उन्होंने बड़ी सीधी सी बात करके व्यंग्य भी कर दिया, अभिधा में भी कह दिया कि चतुराई से जो बहुत सारी चीजें हैं वो उन्हें भाती नहीं है। किसी और कोई जिज्ञासा नहीं तो हम इसको समेटें जी। हाँ प्लीज, हाँ वेद जी प्लीज। हाँ मैं जोड़ू, आपने बहुत सही कहा जी। ये जो फिगर ऑफ स्पीचेज हैं उसमें जो स्वभावोक्ति सहजोक्ति में भी एक ध्वन्यार्थ, कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है, कैसे व्यंजना ली जा सकती है, पूरा अलंकार है। मेरे ख्याल से अर्थालंकार ही है सहजोक्ति या स्वभावोक्ति अलंकार। तो आपने सही कहा कि एक अभिधा में स्वभावोक्ति या सहजोक्ति में भी अलंकार अर्थ का पैदा किया जा सकता है, ऐसा ध्यान में आता है। तो अर्थ महत्वपूर्ण है और उसका अर्थ कैसे ग्रहण किया जा रहा है सामने किस कॉन्टेक्स्ट में, वो प्रसंग जो है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद। सुमिता तुम्हारा माइक म्यूट है, सुमिता माइक म्यूट है। जी। बस आखिरी में यहाँ पर एक जिज्ञासा मेरी रहेगी कि अगर हम ये देखते हैं कि हास्य और व्यंग्य हमारे यहाँ जो एक काव्य की जो परंपरा इस समय वर्तमान समय में हो गई है कि वो हास्य के कुछ और किस्म के कवि बन गए हैं और व्यंग्य के लेखक जो है वो कुछ और किस्म के बन गए हैं। जो चुटकुलेबाजी है वो चुटकुलेबाजी कहीं ना कहीं जो स्वस्थ और बेहतर एक स्तरीय जो हास्य है उसको कहीं ना कहीं वो नीचे लेके आ रहा है। यानी आप उर्दू की परंपरा देखते हैं तो मंचीय रचनाकार और जो पढ़े जाने वाले रचनाकार उसमें भेद नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में ये और हिंदी परंपरा में बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मंच के लिए वो तो बाकी ये जारी 4 लाइनों वाली कविताएं हैं वो उस तरह से चुटकुलों में बांटी जा रही है और वो ख्याति पैसा या जो भी चीजें हैं। तो इसका क्या कारण है कि हिंदी में किस तरह से बढ़ कैसे गई धारा है जी। इसमें तो देखिए आप तो जानती हैं कि ये मंच वो था जहां पर बच्चन भी पढ़ते थे, भवानी प्रसाद मिश्र भी पढ़ते थे। तो वो मंच धीरे धीरे जब वस्तु बनता गया, प्रोडक्ट बनता चला गया कि जहां पे आप बेचना खरीदना, जहां पर आप उससे लाभ प्राप्ति और इस तरह की, जहां पे कविता जो है साहित्य तो पीछे चलता चला गया और चीजें जिसकी तरफ आपने कहा। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसमें खराब हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरा अनुभव है चकल्लस का। चकल्लस जो है रामावतार चेतन करते थे, वहां पे बाकायदा जो कवि थे उनको 3 दिन पहले बुलाया जाता था, 2-3 दिन में मैं भी गया था और वहां पे सबकी रचना सुनी जाती थी और उसको देखा जाता था कि किसमें इस तरह का जो प्रयोग अनर्गल प्रयोग तो नहीं किए गए। मुझे भी याद है मेरी रचना जब मुझे पहली बार मुझे अच्छा भी लगा था, शरद जोशी को मुझे सौंप दिया उन्होंने कि भाई इनको सुनाओ, जो ये पसंद करेंगे वो रचना उसका। तो मंच में अनुशासनहीनता और किसी और चीज का उसका प्रोडक्ट बन जाना बाजारवाद के प्रभाव में, ये बहुत बड़ा कारण रहा। ऐसा नहीं है कि अच्छी, मैं तो इसीलिए
व्यंग यात्रा में व्यंग कविताएं छापता हूँ कि भैया इतनी अच्छी व्यंग कविताएं लिखी जा रही है, और उसके दुष्प्रभाव से लोगों ने ये कहना बंद कर दिया कि मैं व्यंग कविता लिखता हूँ, क्योंकि उनको लगा ये फट से हमें भांड समझ लेंगे। मंच पे भी अभी भी कुछ लोग अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, अभी भी वो उनमें बिल्कुल दिखता है। अगर अशोक चक्रधर, मैं उसको उनकी प्रशंसा करता हूँ कि काफी अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें, और वो आरंभ से ही मुक्तिबोध पर भी काम किया, उनकी बूढ़े बच्चों की कविता देख लें, और खूब सारी कविताएं हैं। तो कई बार मंच की आवश्यकता होती है, उसके कारण कभी अपने आप को ढालने लगता है तो बहुत ज्यादा फिसल जाता है, लेकिन फिसलन से लोग कुछ बच गए और कुछ नहीं बचे, मेरा मानना ये है। जी, आप में से कोई और इस पर टिप्पणी करना चाहे? नहीं तो अब हम इस कार्यक्रम को कंक्लूड करें। किसी और की कोई जिज्ञासा? मुझे लगता है कि इस संबंध में आदरणीय जन्मेजय जी ने बहुत सही कहा है, वस्तुस्थिति का उन्होंने वर्णन कर दिया है, और ये बड़ी विडंबना है या त्रासद स्थिति है कि ये चीज हमारे हिंदी काव्य मंचों पर ही हो रही है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा। मुझे लगता है कि उर्दू अदब में जो शायर हैं उन्होंने अभी अपना खुद का पतन इतना नहीं कराया है वस्तु बनकर के, या धन की लालच में, या तात्कालिक तालियों की लालच में। इसलिए उनका चाहे वो साहित्य, लिखित साहित्य हो, चाहे मंच का साहित्य हो, जो मुशायरे होते हैं उसमें भी उनको सम्मान मिलता है, और वहाँ से जब जाते हैं बाहर तब भी उनको सम्मान मिलता है। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि हमारे हिंदी काव्य मंच पर ऐसा हो रहा है। कुछ लोग भी अच्छे हैं उसमें, लेकिन उनकी संख्या कम है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। मैं एक आपसे मतलब आज्ञा लेकर के ये बात विषयांतर भी हो सकता है। ये आप आज मेरे सामने आदरणीय जन्मेजय जी हैं, इसलिए ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। अपना व्यंग यात्रा बहुत ही समृद्ध पत्रिका है। ये जो पूरे भारतीय साहित्य में तेलुगु, मलयालम, नॉर्थ ईस्ट या गुजराती, इन सब में, पंजाबी, तो अभी उर्दू की बात आपने की, अपने पूरे भारतीय साहित्य में तेलुगु में क्या व्यंग में चल रहा है ऐसा कुछ, इस पर क्या साहित्य और व्यंग यात्रा के माध्यम से ऐसा कुछ हुआ है, या कुछ ऐसा हम सोच सकते हैं, सोचा जा रहा है क्या? नहीं, अच्छा सवाल किया। मैंने प्रयत्न भी किया था। हमने पंजाबी पे, मराठी पे, गुजराती पे और राजस्थानी में और 6-7 भाषाओं में, मतलब उनमें व्यंग्य की क्या स्थिति है। जैसे गुजराती में हमने जब किया था तो वहाँ पे हमें कई लोगों ने सहयोग, वहाँ की गुजराती साहित्य अकादमी ने सहयोग किया था। मराठी में जब किया तो मुंबई में सब लोगों ने, जग्गी शर्मा, उन लोगों ने क्या व्यंग्य की स्थिति है सब पे किया था। फूला देशपांडे ने उनकी रचनाएं भी हमें मिली थी, तो वो हमने निकाले हैं, पुस्तक हमने निकाले हैं। और हमें अगर सहयोग मिल जाए, क्योंकि उसमें अनुवादों को क्या आवश्यकता होती है, तो हम इस समय हमारी पत्रिका दक्षिण भारत में जितनी पढ़ी जाती है तो काफी पढ़ी जाती है वहाँ की, क्योंकि पुस्तकालय वहाँ के पुस्तकालयों में जाती है। तो वो लोग भी इस पे, एक जगह तो वो लोग 2 पत्रिकाएं आती है उनके पास, तो 15-20 लोग पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि मैं अलग अलग भाषाओं में चाहता हूँ कि वहाँ के बैंक की स्थिति है वो क्या है। पर तुम जानते हो कि ये बहुत कम साध्य कार्य है, और इसमें अपना लेखन फुल बैक सीट पे चला जाता है। उसको करने के लिए मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है कि मैं जो बता सकूं उसके अनुरूप चीजों को ला सके। अगर कोई भी किसी भाषा के बारे में, उसके व्यंग साहित्य के बारे में लाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, और हम व्यंग यात्रा का निकालेंगे। मुझे लगता है कि जी मुझे लगता है कि ये हमारी आज की जो एक श्रृंखला की ये जो कड़ी है, बड़ी एक सार्थक यहाँ पे चर्चा हुई। और मैं प्रेम सर से एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि यहाँ पे चूंकि कई हमारे विद्यार्थी लेखन में भी इच्छुक हैं, तो व्यंग यात्रा के तत्वाधान में आप किसी दिन ऐसा एक वर्कशॉप जैसा कुछ यदि ले पाए, जिसमें व्यंग लेखन का कुछ व्यवहारिक बिंदुओं पर आप इनसे बात कर सकें या कुछ और लोग बात कर सकें, तो मुझे लगता है कि हमारे जिन
वो विद्यार्थी जिनमें स्पार्क है तो उन्हें एक दिशा मिल जाएगी आप जैसे विशेषज्ञों से, तो वो हो सकता है कल इनके लेख भी व्यंग्य यात्रा में छपने लायक हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जब आपको सुविधा रहे, समय हो, तो किसी दिन एक ऐसी वर्कशॉप जो है वो व्यंग्य यात्रा के तत्वावधान में यदि आप करें, और ललित जी भी उस समय तक मुझे लगता है स्वस्थ मन थोड़ा बहुत हो जाएगा, हालांकि जो क्षति हुई है उसमें बहुत समय लगता है, तो लेकिन मुझे लगता है कि वो भी नई ऊर्जा के साथ बातचीत करने के बाद ऊर्जास्वित स्वयं को महसूस करेंगे। तो ये निवेदन है। और जब जैसा तो ऐसा है कि हमने कार्यशालाएं की हैं, हमने कार्यशाला हमने सबसे पहले जबलपुर में आरंभ की थी, फिर हम लोगों ने ऐसी जगह पे जहाँ बैंक का यहाँ नहीं आ पाते, डलहौजी में हमने की, वहाँ पे गुजरात में हम लोगों ने की है, हमने बिलासपुर में की है, अलग अलग जमशेदपुर में की है, तो की है। और सबसे पहले कार्यशाला की शुरुआत साहित्य अकेडमी में की थी हमने, जिसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, साहित्य अकेडमी और व्यंग्य यात्रा ने मिलकर किया था, और वहाँ पे 18 लोग बाहर से आए थे, उनके लिए व्यंग्य की कार्यशाला की गई। तो पर तुम्हारा सुझाव अच्छा, अब बीच में व्यवधान आ गया, तो हम तो चाहेंगे, व्यंग्य यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि सार्थक व्यंग्य की तलाश, और हम अच्छी रचना का स्वागत करते हैं, अच्छे नाम का उतना नहीं। नहीं, मैं इसके लिए आभारी रहूंगी। और चूंकि विद्यार्थी कॉलेज की और विश्वविद्यालय की अनेक ऐसी चूंकि चीजें देख रही हूँ, संभाल रही हूँ, जिसमें मुझे नए लेखक, नए कवि जो हैं वो बच्चे हमारे साथ में हैं, इसमें भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है इनमें से जिनमें व्यंग्य नोज फॉर, वो जो न्यूज वाली बात है, नोज फॉर सटायर अगर उनके पास होगा तो मुझे लगता है कि वो भी आगे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी विशेषज्ञों का खालसा कॉलेज के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग विभाग की ओर से आप सभी का आभार। एलुमनाइज का ये प्रयास है, और मुझे लगता है, और कल जो है पुस्तक इन दिनों के कल की श्रृंखला की जो कड़ी है वो है पुस्तक इन दिनों, शुक्रवार को, जिसमें हम कल डॉक्टर सुभद्रा जी और जया जदवानी जी यात्रा संस्मरण के ऊपर पुस्तकों पर उनसे बात करेंगे। शनिवार को सिनेमा पे है, और रविवार को महिला महिला क्या बोलूं, कवित्री सम्मेलन है, तो उसका भी लिंक आपको भेजा जाएगा, आपके पास समय तो जरूर आएगा। आप सब लोग का आभार। मैं आज सबसे ज्यादा आभार गुरुदेव का मानता हूँ कि वो बैठे रहे यहाँ पर, हमें ऊर्जा देते रहे। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत आभार आप सबका, और आपका ये जो अभियान चल रहा है सफल हो, ऐसे बात करना है। जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।